दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 59वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 6 फरवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन काम किया। बी ने अकेले से इस काम को 18 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। टाइम एंड वर्क में शायद अभी तक 59 क्वेश्चन पेपर के बाद ये सवाल आपको देखने के लिए मिला है। ठीक, देखिए सवाल जो आपको कह रहा है, एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। काम कितने दिनों में किया उसने? 4 दिन। मतलब अभी जो ए का काम है वो कितने दिन का बचा हुआ है? 11 दिन का। और उसको बी कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। मतलब ए का जो 11 दिन है वो बी के 18 दिन के बराबर है। ठीक है, मतलब यहां अगर आप देखें तो 11 दिन का ए का काम 18 दिन के बी के काम के बराबर है। मतलब A/B बराबर कितना हो जाएगा? 18:11। मतलब ए की क्षमता है 18 और बी की क्षमता कितनी है? 11। अब देखिए, ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये इस काम को कर कितने दिनों में रहा था? 15 दिनों में। इसकी इफिशियंसी आपने निकाली है 18, इसकी इफिशियंसी निकाली है 11। ए और बी की मिलाकर के इफिशियंसी हो जाएगी 29, और जो वर्क है आपका वो हो जाएगा 15 × 18 मतलब 270। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 270/29 दिन। 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो कौन सा? 9 9 9 ये वाला होना चाहिए। 9 9 81 9 90। हाँ ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन तुलनात्मक रूप में बहुत ही सरल सवाल। ये बी लिखा हुआ। ठीक है, यहां पर केवल आपको इस तरह के सवालों में आपको एक बात ये याद रखनी है, कितने दिन का काम बचा हुआ है और दूसरे ने उसको कितने दिन में किया है। तो ए का कितने दिन का काम बचा हुआ था? 11 दिन का। जिसको बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया है? 18 दिनों में। मतलब ए की 11 दिन का काम बी के 18 दिनों के काम के बराबर है। तो क्षमता क्या होगी? अपोजिट। तो क्षमता जब अपोजिट होगी मतलब ए की क्षमता है 18 और बी की क्षमता कितनी है? 11। और ए का टाइम आपको पता है, क्षमता आप निकाल ही चुके हो। यहां से आपको वर्क मिल गया, दोनों की क्षमता आपके पास थी तो आप टाइम निकाल सकते। बात करते हैं अगले सवाल की। 5 प्राकृत संख्या है। लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है। 5 प्राकृत संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर। ठीक, देखिए यहां पर मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूं। पहले तो ये है, यद्यपि 2 सवाल तो शायद आ चुके हैं। n प्राकृत, बल्कि ऐसा लिख लीजिए आप, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो होता है n × n+1/। ठीक है, ठीक ऐसे ही प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो औसत, इसका वर्गों का कितना होता है? n n+1 n n+1 2n+1/। ठीक है, और जो घनों का औसत है इसका, घनों का वो होता है सेम फॉर्मूला, बस अंतर ये है कि इसके ऊपर क्या लग जाता है। ये है मामला। तो प्राकृत संख्याओं के घनों और वर्गों के औसत किसकी बात हो रही है? प्रथम 5 की। मतलब n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 5। अब देखिए घन का कितना हो जाएगा? 5 × 6/2 इसका स्क्वायर। ये बात हो रही है किसकी? घनों का। और जो वर्गों का होगा
वो कितना होगा 5 गुणे n+1 मतलब 6 गुणे 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे कितना। ठीक है, अब आप इसको देखिए 2 तिहाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 तिहाई 15 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 55। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 55, उत्तर हो जाएगा 70 दिया है। 15 15 225, 11 25 55, पूछा तो यही है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन के औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर, उत्तर तो यही है। घटा ही दिया अपन ने गलत, 225 में से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा 170। अब वही चीज हो गया 170 बटे कितनी संख्या है 5, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा सवाल लगा हुआ है ये वास्तव में ये औसत नहीं है, ये योग का फॉर्मूला योग। अब अगर मान लीजिए कि औसत निकालना है तो सभी में बटा क्या हो जाएगा n बटे n बटे n। तो यहां पर भी अगर अपन 5 5 का भाग देंगे तो क्या होगा 170 बटे 5, मतलब फाइनली उत्तर कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये सभी योग के फॉर्मूले हैं। जितनी संख्याएं हैं अगर औसत उनका निकालना है तो हमें उतने का ही भाग देना है। यहाँ पर कुछ नहीं, हमने घनों का योग निकाला 225 आया, वर्गों का ये औसत नहीं है, ये सब क्या है योग है। घनों का योग बराबर ये क्या हो जाएगा, ये वर्गों का योग बराबर इतना हो गया। तो जो औसत है औसत, तो औसत बराबर हो जाएगा 170 बटे 5, मतलब उत्तर हो जाएगा कितना 34। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं। 15 और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने 99 किलोमीटर अधिक दूरी की। ये लगभग तीसरे पेपर में ये सवाल आया हुआ है। मुद्दा क्या है, मतलब मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन चली, यहाँ से एक ट्रेन चली, अगर मान लीजिए इसकी दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये मान लीजिए कि 1 घंटे चलती है तो ये 40 चलेगी, ये 30 चलेगी, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा 10 किलोमीटर। 2 घंटे चलेगी तो 20 किलोमीटर, 3 घंटे चलेंगी तो 30 किलोमीटर। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी का अंतर और बटे चाल का। अब देखिए दूरी का अंतर आपको कितना मिल गया है 99, चाल का अंतर कितना कितना दिया हुआ है 26 और 15, मतलब 26 माइनस 15 कितना हो जाएगा 99 बटे 11, मतलब कितना हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अब चाल कितनी थी 26, दिशा विपरीत है जुड़ेगी, और समय कितना है 15 6 21 21 और 20 41, 41 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, उत्तर हो जाएगा 369 किलोमीटर, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस सवाल को भी मुझे नहीं लग रहा कि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सवाल को भी आप देख करके हल कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको बोल रहा है P और Q के तीसरे समानुपाती तथा P QR के चौथे समानुपाती का अनुपात 5:6, Q अनुपात R, यही होगा। सवाल आप लगा भी चुके हो। देखिए तो 30 समानुपाती इसका P और Q का कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P। इसका जो चतुर्थ समानुपाती है ये कितना हो जाएगा QR अपॉन P। अब इसका आपको रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो दिया गया। तो अब देखिए इसका खुद ही आप देखो Q स्क्वायर अपॉन P रेशियो दिया गया, अगर गुणे में लेंगे तो कितना हो जाएगा P अपॉन
क्यू आर। देखिए P से P कैंसिल, इसका स्क्वायर और ये कैंसिल। अब यहां से क्या बचा, Q इज टू R, और ये वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है 5/6, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 5/6 है, तो यहां से तो ये इतना ही बचेगा, मतलब Q अनुपात R बराबर 5/6 है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि तीन संख्याओं का तीसरा समानुपाती और चौथा समानुपाती का जो अनुपात है वही बीच की दो संख्याओं का भी अनुपात होता है। ठीक है, ये सवाल आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में भी शायद दूसरी बार आया हुआ है, पिछले पेपर में भी ये सवाल था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 4 मीटर 5 मीटर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में, दिशा एक ही है, प्रारंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल में, अब चाल क्या है, समान दिशा है। कौन सी दिशा है, क्रमशः दौड़ना प्रारंभ करते एक ही बिंदु से एक ही समय पर चाल से एक ही दिशा में। दिशा कौन सी है, एक ही है, एक ही है तो घटेगा, बस उत्तर कितना आ जाएगा 500/1, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 500। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर यही दिशा विपरीत होती तो क्या होता, चाल क्या हो जाती, जुड़ जाती। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, ए ने 5 रुपए में 2 आम की दर से कई आम और 5 रुपए में 3 आम की दर से समान संख्या में, ध्यान रखिएगा बात किसकी हो रही है, समान संख्या में आम खरीदे, 20% का लाभ उसे चाहिए, 1 दर्जन आम कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। तो पहले तो मैं देख लेता हूं समान संख्या, किसकी समान संख्या है, आमों की संख्या समान। तो पहला उसका जो क्रय मूल्य है वो है 5 रुपए में 2 आम, और दूसरा उसका जो क्रय मूल्य है वो है 5 रुपए में 2 आम, और दूसरा है। ठीक है, अब देखिए आमों की संख्या पहले कितनी दिख रही है 2, बाद में कितनी दिख रही है 3, और सवाल में समान संख्या बोला हुआ है, मतलब यहां मुझे कितने का गुणा करना है 3 का, और यहां मुझे कितने का करना है 2 का, तो यहां भी 3 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा। मतलब अब जो आपका पहला क्रय मूल्य है वो है 15 रुपए में 6 आम, और जो दूसरा क्रय मूल्य है ये है 10 रुपया में 6 आम, मतलब जो टोटल उसका क्रय मूल्य है वो है 25 रुपया में 12। अब देखिए ये 1 दर्जन का तो पूछा ही था, 12 आम का पूछ ही रहा है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया, लाभ उसको कितना चाहिए 20%, 20% का लाभ मतलब 120, मतलब कितने का गुणा करना है 1.2 का। 20% का लाभ मतलब 120%, और 120% मतलब 1.2 का गुणा, क्योंकि ये 1 दर्जन तो है ही, ये क्या कहलाएगा, ये 1 दर्जन ही तो कहलाएगा। अब इसमें आप 1.2 का गुणा कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, एक अंक के बाद दशमलव, उत्तर हो जाएगा 30 रुपया, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचने पर दुकानदार 12% लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू 112% की दी हुई है, लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही इजी सा सवाल है, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य पे जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले 12% का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है 112%, फिर 8% का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 108%। अगर हानि बोल दिया होता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता 92%। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मान करके चलते हैं। लाभ हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, हानि हो रही है मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। अब यहाँ देखिए सवाल में आपको सिंपली दिया हुआ है कि 112% की जो वैल्यू है वो है 28,400, कुछ कटेगा क्या, और 108% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, नहीं काटते इसको, अब अपन काटेंगे 48/112 और गुणे 108।
ये आपका सवाल है। अब आप इसको काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 तिहाई, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी। ठीक है भाई, अब 23 से ही काटना पड़ेगा, तो 23 दिया 69, 2 21 जाएगा ही नहीं, 212 4 बार जाएगा। ठीक है, 304 गुणे 108। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 100 का गुणा करेंगे मतलब 304 गुणे 100 और प्लस 304 गुणे 8, मतलब पूरा मामला कितना हो गया, 304 प्लस 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, ये 32 आ ही जाएगा, 24 और 4 28 भी आ जाएगा, और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 28 32। ठीक है, 32,832 रुपया है। काटने में गड़बड़ी हो गई क्या? ओ हो, पूरा ही काटने में गड़बड़ हो गया है, तो दोबारा ले लेते हैं। 4 तिहाई 12 नहीं था, 4 अठे 32 था वो। देखिए 28 448 बटे 112 और गुणे 108। अब देखिए कितनी ब्लंडर मिस्टेक हुई थी, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 7 से 7 दूनी 14, 3 37, 7 पना 35, 2 7 चौक 28, ये है मामला, मतलब 254 गुणे 108। अब इसका करेंगे तो 25 254 गुणे 100 और प्लस 254 गुणे 8, मतलब ये कितना हो जाएगा, 25 400 प्लस 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 दूनी 16 और 4 20, जोड़ेंगे तो 32 54 और 20 74 और 2 और, उत्तर हो जाएगा 27,432, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, केवल काटने कूटने का ही काम है। बात करते हैं अगले सवाल की। 17% ऑफ 630, 35% ऑफ x, तो x का मान क्या है, बेसिक सा इक्वेशन है। देखिए सवाल आपको बोल रहा है 17% का 630 बराबर 35% का, मतलब कहानी क्या हो जाएगी, 17% गुणे 630 बराबर 35% गुणे x, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 7 पना 35, 7 नहीं 63 90, और ये कितना हो जाएगा 18, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 17 18, 18 सत्ते 126 की 6 हासिल आई 12, 18 कम 18 और 12 30, उत्तर हो जाएगा 306, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, कुछ भी तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में परसेंट से परसेंट काट देना है, बाकी डाटा भी ऐसा दे दिया है कि सब कट रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक मूलधन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.1% है, प्रतिशत है, मतलब मूलधन को आपको हम कितना लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि का मामला है तो दर ज्ञात करें। अब देखिए मूलधन तो आपका ये है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो ब्याज है वो कितनी है 33.1%, मतलब जो आपका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 100 धन 33.1, मतलब 133. जैसे डाटा ऐसा है कि इसका उत्तर सबको पता है। अब देखिए मामला क्या है, 100 से 133.1 का कहानी है। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। देखिए दशमलव हटाया 0 आ गया, मतलब कहानी क्या हो गई, 1000 से
1331 रुपए। अब 3 साल का मामला था तो क्यूब रूट निकाल दीजिए। अब ये तो सबका पता है कि ये किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट 10 होगा, इसका क्यूब रूट 11 होगा। मतलब ब्याज की एक एक ब्याज है 10 की, तो दर बराबर तो हो जाएगा 1/10 गुणे 100। ये और ये कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा। देखिए इस सवाल का उत्तर सारे बच्चों को पता रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डाटा है जो सीआई में बार बार आता है। मैंने लगाया इसलिए है कि आपको ये पता रहे कि अगर कभी दर अलग से भी आती है तो हमें सवाल को करना क्या होता है। अगर ये 2 साल होता तो मैं स्क्वायर रूट निकालता, 3 साल है इसलिए मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। रेशियो निकालो और उसका क्यूब रूट निकाल दो। फिर देखो 10 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 का। ये 1 साल का मामला है। ये कहानी कब की हो गई है, 1 वर्ष की। क्यों? क्योंकि हमने क्यूब रूट कर दिया है। तो मतलब 10 रुपए का ब्याज 1 रुपए हो रहा है 1 साल में, तो दर कितनी हो जाएगी, 1/10 गुणे 100। उत्तर कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 इंच और ऊंचाई 27 इंच है। उत्तर भी इंच में ही दिया हुआ है। शंकु का आयतन बराबर होता क्या है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 7 दी है, एच की वैल्यू 27 दी है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब पूरा मामला हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार, और ये कितना है 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 3 नमा 27। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 22 और गुणे 7 नैया 63। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। उत्तर हो जाएगा 1386, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है क्योंकि इंच में देकर के इंच। हाँ, अब अगर इंच में देकर के उत्तर सेंटीमीटर में पूछा होता तो सवाल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ऐसा इस सवाल में कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया सवाल है। डाटा छोटा है, आप तुरंत निकाल सकते हो। इसमें 2-3 चीजें पहले आप नोट करो। पहली बात, एक अंकीय को छोड़कर एक अंकीय को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7 या 9 हो। पहली जानकारी तो आप लोग ये लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था वो ये है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15, 51 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25। ठीक है, अब इन सवालों को ट्रीट कैसे करते, देखिए आपसे सवाल में पूछा गया था 50 से 80। तो सबसे पहले तो यह कि हम काटेंगे कहां तक, तो आप जे वाली जो संख्या इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए। इसका स्क्वायर रूट 81 तो है नहीं, 8 दशमलव कुछ कुछ होगा। मतलब जो हम वो क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जो हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे वो हम केवल चेक करेंगे 3 से और 7 से, बस। किससे चेक करेंगे, 3 से और 7 से। अगर ये 82 तक पूछ लिया होता तो फिर हमें डिविजिबिलिटी 9 की भी चेक करनी पड़ जाती। अब देखिए यहां से यहां तक संख्याएं हो कौन सी सकती है, पहला 51, 53, 57 और 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77,
और 79। ये टोटल 12 संख्याएं हैं जो अभाज्य हो सकती है, ये है नहीं। अब आप देखिए, इसको चेक करना है 3 और 7 से। 3 की चेकिंग क्या है, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 1 6 ये कट रही है, 5 3 8 नहीं कट रही है, 7 से भी नहीं कटेगी, मतलब ये अभाज्य है। 7 5 12 3 से कट जाएगी, 9 5 14 3 से नहीं कटेगी, 7 का भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये भी अभाज्य है। 6 1 7 नहीं कट रही है, 7 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 3 9 3 से कट जाएगी। 7 6 13 3 से नहीं कटेगी, 7 का भी भाग नहीं जाएगा। 9 6 15 ये 3 से कट जाएगी, मतलब ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 71 7 1 8 3 से नहीं कटेगी, 7 का भी भाग नहीं जा रहा। 7 3 10 3 से नहीं कटेगी, 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। 7 7 14 3 से नहीं कटेगी, लेकिन 7 से 11 7 77 कट जाएगी। 9 7 16 3 से नहीं कटेगी और 7 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा। मतलब कौन कौन सी संख्याएं हमें मिल गई, हमें मिली 53, हमें मिली 59, हमें मिली 61, हमें मिली 67, हमें मिली 71, हमें मिली 73 और हमें मिली 79। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उत्तर है हमारा 7। ठीक है। अब यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर मान लीजिए मुझे 1 से 80 तक पूछा होता, तो अब 7 तो यही थी, 1 से 50 तक कितनी होती है 15, मतलब टोटल कितनी हो गई होती 22। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है, यद्यपि ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, लेकिन जीडी में मुझे ये पहली बार सवाल मिला। जैसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 100 से, और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 130 तक, तो अब आपको जो चेक करना है, सबसे पहला काम जो आप करोगे वो रूट 130, रूट 130 12 से 11 11.। अब आपको किससे किससे चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी, 3 से 7 से 9 से और। तो अब आप 9 से मत चेक करिए। क्यों मत चेक करिए, क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी ही कटेगी। तो अब आपको डिविजिबिलिटी किससे किससे चेक करनी पड़ेगी, 3 से 7 से और 11 से। यह बात याद रखनी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल मैं मानूंगा इसको। इसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताने की भी कोशिश की है। अगर कोई और चीज ऐसी हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, तो उसे आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में शामिल कर लूंगा। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। औसत चाल ज्ञात करें। बेसिक सवाल है एवरेज स्पीड का। क्या है फॉर्मूला, 2ab अपॉन a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 80, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 80 बटे 60 धन। अब ये कितना हो जाएगा 140, मतलब 2 गुणे 60 गुणे 80 बटे 140, 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, मतलब 480 बटे 7। तो 7 7 सत्ता 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा 68 से ही 4 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतने मीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास इतना है, टैंक की गहराई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गहराई को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। अगर नीचे से हम ऊपर की ओर मापें तो क्या है, वो ऊंचाई है, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर मापें तो वो क्या है, गहराई है। ठीक है, तो गहराई और ऊंचाई में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्षमता दी हुई है, मतलब ये क्या है, आयतन। व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 28 बटे 2, मतलब कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, टैंक की क्षमता इतने मीटर क्यूब है, ठीक है, वो भी मीटर में है। ठीक, अब देखिए बेलन का, तो बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रहने वाली है, आर की वैल्यू आपको दे दी गई है 14 गुणे 14, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, और फाइनली जो आयतन दिया गया है वो दिया गया 6.1। ये आपका सवाल है। अब इसको देखिए, 7 दूनी 14,
11 पचे 55, 11 से कट सकता है, 11 दूनी 22, 11 पचे दशमलव आ जाएगा। चलिए इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको और तोड़ देता हूँ, 616/100 कर देते हैं। 11 पचे 55, 6 बचेगा, 11 छके 66, ठीक है, 14 चौके 56। तो अब h बराबर कितना हो जाएगा, h की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये नीचे चले जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। मतलब 1/100, 1/100 मीटर है। उत्तर तो कुछ और ही दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में रहेगा क्या ऑप्शन है, ये तो हो भी नहीं सकता। दो दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, देखते हैं 1/100 मीटर है। अगर मैं इसमें सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मिलीमीटर में, यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। मतलब 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिली। ठीक है, मुझे लग रहा उत्तर मिलीमीटर में और उत्तर 10 है। 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और मिलीमीटर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। ठीक है, यही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर ये होना चाहिए। और या तो फिर वहां पर नहीं होगा तो फिर सीधा सीधा 1 मीटर आ जाएगा, ये मिलीमीटर होगा। इसको आप लोग सुधार लेना। दस mm होना तो यही है उत्तर को। चले ठीक है, यही उत्तर है इसका। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, इसकी वर्तमान ऊंचाई इतनी है, 3 वर्ष बाद। 2% का मतलब कितना होता है भाई, 2% का मतलब होता है 1/50। ठीक है, 3 वर्ष बाद मतलब पूरा मामला कितने का बढ़ रही है, मतलब 50 से 51 का। 3 साल की स्थिति है, बराबर ही बढ़ रही है, 50 से 51। 3 वर्ष है तो घाते 3 हो जाए। ठीक है, अभी इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 1.2, मतलब 55 25 पंचे 125। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू है 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसका आपसे पूछेगा तो 51 का जो स्क्वायर है ये कितना होता है, 55 25 26 2601 गुणे 51। तो 51 इसका निकाल लेते हैं भाई, 51 1 कम 51, 6 कम 6 6 पंचे 30, और 2 1 कम 2 2 पंचे 10, जोड़ दो 132 600। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 132 600। ये है इसकी कहानी। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, 1.2/125 000 और गुणे 132 651। 3 जीरो से ये दशमलव लगा दिया। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 12 1 कम 12 2 1, 12 पंचे 60 61 6, 12 6 72 6 78 7, 12 दूनी 24 7 31 3, 12 3 36 3 39 9 3, 12 कम 12 और 3 15, 3 इधर 1 इधर, 4 अंक के बाद, ये 4 अंक के बाद
1 2 3 4, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 159.1812। अब देखिए 125 का भाग मतलब कितने का गुणा, 125 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 6 8 कम 8 और 1 9, 8 टाइम 64 की 4 हासिल आई 6, 8 कम 8 और 6 14 की 4 हासिल आई 1, 8 नाम 72, 72 और 1 73 की 3 हासिल आई 7, 8 पंचे 40 और 7 47 की 7 हासिल आई 4, 8 कम 8 और 4 12। अब देखिए यहां पर कितना 1 2 3 4 तो था ही, 125 का किया तो 3 और मिल गया, तो 4 3 7 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद उत्तर हो जाएगा 1.27344। ये होगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन करवाया इसे, ठीक है। यहां ये ध्यान रखिएगा 125 का भाग मतलब क्या होता है, 8 का गुणा, ठीक है। वैसे इस चीज में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर मान लीजिए कि ये ब्याज का सवाल होता तो इसको करना कैसे है, अब इसका मैं आसान तरीका आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए इसको तो पहले आप लोग लिख लीजिए, दिया हुआ है 1.2 मीटर। जब कभी भी डाटा ऐसा आ जाए तो इसको मैं सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 120। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 120 का कितने साल की मामला है, 3 साल का, 3 साल का मामला मैंने आप लोगों को बताया था, 3 3 और 1 होता है। अब देखिए 120 का 2%, तो 1% इसका कितना होगा 1.2, और 1.2 तो 2% कितना हो जाएगा 2.4, यही तो आएगा। सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, 2.4, और 2.4 का 2% तो 24 दूनी 48। अब ये कितना परसेंट अगर इसको लेना है तो 2 अंक और इधर लेना पड़ेगा, मतलब 1 अंक छोड़ के 1 जीरो और इसको मैं छोड़ देता हूं, छोड़ इसलिए देता हूं कि 1 निकालेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। 24 तिहाई 72, 7.2 आ जाएगा। 48 तिहाई 144, मतलब 0.14। अब ये कितना हो जाएगा 7.34, ठीक है। 120 तो पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा 127.34, ठीक है। अब देखिए 2 अंक आपने यहाँ पे बढ़ाए थे, 3 4 4 में तो लगाइए, 2 में और लगा दीजिए, ये आपका उत्तर, ठीक है। देख लीजिए 1.27, ठीक है। तो बेहतर यह है कि इस सवाल को आप ऐसे लगाइए। अगर मान लीजिए इसी सवाल को आपसे पूछ लिया गया होता चक्रवृद्धि ब्याज में कि 120 रुपया 2% प्रतिवर्ष में 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये था, ठीक है। यहां पे गुणा कर लिया, यहां पे गुणा कर लिया, क्योंकि मामला 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का मामला ऐसे बढ़ता है, ठीक है। बस मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए ये किया कि 1.2 मीटर को मैंने 120 सेंटीमीटर मान लिया, इसका 2% होगा 2.4, और इसका 2% होगा 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ पे दशमलव % लगाना है तो 2 अंक और चाहिए, तो ये 1 अंक है, ये 1 अंक और 1 अंक, ठीक है। 24 3 का गुणा किया 7.2, इसमें 3 का गुणा किया 0.144, मतलब वृद्धि इतने की हुई। 120 पहले से था, 120 आप इसमें जोड़ दीजिए, 120 प्लस इतना आ गया। अब 3 अंक ये था ही, 2 अंक में इसको मीटर बनाना है तो मीटर बनाना है तो 2 अंक और सरका दीजिए, 1.27344 आएगा, ठीक है। तो अगर कभी सवाल इस तरह का फंसता है जहां पर कि परसेंटेज बहुत छोटा हो, चाहे वो मामला चक्रवृद्धि ब्याज का हो, चाहे वो मामला वृद्धि का हो, सवाल आप ऐसे लगाइएगा। नहीं तो आपने खुद ही देखा कि जब हमने बेसिक से सवाल लगाने की कोशिश की तो सवाल कितना लेंदी हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 5 और 11 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कितना होता है भाई, तृतीय अनुपाती होता है b² ए कितना है 5 है, बी कितना है 11 है, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 11 गुणे 11 5। अब मैंने आपको क्या बताया देखिए यहां भी 11 11 हम 121, 5 का भाग देना मतलब आप 2 का गुणा मार दीजिए, तो कितना आ जाएगा 242, 5 दूनी 10 मतलब 1 दशमलव, उत्तर हो जाएगा 24.2, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
एक्चुअली हम करते क्या है, देखो यहाँ भी देखो ये 121/5 है। बार बार इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी 2 मार दीजिए, यहाँ भी 2 मार दीजिए, ये हो जाएगा 242/10। इस 10 को हटाएंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पवन ने स्टोर से जीन्स की एक जोड़ी का मतलब होता है 2 जीन्स, ठीक है, जब वह 20% की छूट दे रहे थे। यदि जीन्स की जोड़ी का नियमित मूल्य, अच्छा जीन्स की जोड़ी का ही नियमित मूल्य 1800 रुपए है, तो पवन ने छूट के साथ कितने का भुगतान किया। कितना सरल सा सवाल है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब कीमत कितनी थी 5, खरीद कितने में रहा 4 में, 5 की वैल्यू दी गई है 1800, ठीक है, काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 360 आ जाएगा। इसमें आप 360 का गुणा मार दीजिए, 36 चौके 144, 1 जीरो और बढ़ गया, उत्तर हो जाएगा 1440 रुपए, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो संख्याएं इस प्रकार है P और Q इस प्रकार है, P का 10%, Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% के योग का 1/4 है। 10 चौके 40, 40 माइनस 15 मतलब 25% ऑफ P, और इसमें कितना है Q में कितना है 25% ऑफ P, और Q का कितना है, सवाल में जो आपको बोलना पहले इसको आप लिख लीजिए, और ये कितना है 5 और ये कितना है 25, 4 पंचे 20, 5% ऑफ Q, मतलब सवाल तो आपका ये आ गया 25% ऑफ P बराबर 5% ऑफ Q, मतलब P/Q बराबर हो जाएगा 5:25, मतलब 1:5। सवाल तो ये है आपका, ये हो जाएगा उत्तर। कैसे मैंने डायरेक्ट किया देखिए, आप सवाल में बोल रहा है P का 10% मतलब 10% ऑफ P प्लस Q का 5%, 5% ऑफ Q बटे कितना P का 15%, 15% ऑफ P प्लस 25% ऑफ Q बराबर कितना है 1/। अब क्या होगा मामला, देखिए 4 का गुणा इन सब में होगा, ये तिर्यक गुणा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा देखिए 40% ऑफ P प्लस 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 15% ऑफ P और प्लस 25% ऑफ Q। अब इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप उधर ले जाइए, तो 15 इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 15, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा ये 25% ऑफ P बराबर, इधर ये कितना हो जाएगा 25 और ये 20 है, 25 माइनस 20 मतलब 5% ऑफ Q, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, तो P/Q बराबर हो जाएगा 5:25, मतलब 1:5। लेकिन सवाल को क्या वास्तव में लगाने की जरूरत है क्या, देखिए 1/4 जैसे ही आपको दिखा, मतलब इस पूरे डाटा में 4 का गुणा होना है, तो ये दिख ही रहा है, ये 4 दहम 40% और ये 4 पंचे 20%, और यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पे एक ही गुणा होगा, तो 40 में से 15 घटाया कितना आ गया 25, और 25 में से 20 घटाया कितना आ गया 5, लग गया सवाल। ठीक है, अब उसी को आप चाहो तो इसको लिख करके करो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 12,510, 15 और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है, ओह रुपए में ही दिया हुआ है मामला, इसमें प्रतिशत में नहीं दिया, ठीक है। 10% की वैल्यू का मतलब होता है 1/10, 15% का मतलब होता है 3/20, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब पूरी कहानी क्या है 10 से 9, 20 से 17, 25 से 24। देखें शायद कुछ कट कुट जाए, कटेगा क्या, नहीं कट रहा क्या, 4 छांग 24, 4 पंचे 20, ये तो कट ही रहा है, और कुछ एक चीज और भी कट सकती है, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, अब और कुछ नहीं कट, 55 25, 25 पंचे 625, ये है मामला। ये मामला कितना है 9 त्रिक 27, या 17 नहीं है 133, 133 में 3 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 300, यही तो हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 12,000, 625 का अगर मैं गुणा करूं तो 25 दूनी 50, और ये इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है,
बस इसी 20 का आप यहाँ पे गुणा मार दो। 2 नाई 18, 2 नाई 18 एक 19, 2 तिहाई 6 और 1 7, 7,980 रुपए आए। अच्छा छूट पूछा हुआ है, छूट पूछा हुआ, रुक जाइए। ये कितना है? 400, 225, 226 की छूट। तो अब आप इसमें 226 में 30 का गुणा मार दीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 4,520 रुपए की, 4,520 रुपए। देखिए इसमें उसने छूट पूछा है, छूट, छूट क्रय मूल्य वो नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है? छूट। तो छूट 625 का सामान 399 रुपए में अगर मिल रहा है, मतलब छूट कितने की है? 226 की। और इसकी वैल्यू आपको दी गई, मतलब 1 बराबर 20 है, तो 226 बराबर कितना हो जाएगा? 4,520 रुपया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ए एक कार्य को 18 दिनों में, बी से 24 दिनों में ए अकेले काम शुरू करता है। बी कितने दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ जाए कि ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए 18 दिन का काम था, ए 15 दिन तो कर ही गया, तो बचा काम कितने दिन का है? 3 दिन का। बचा काम कितने दिन का है? 3 दिन का। और ये 3 दिन का काम किसको करना है? बी को करना है। किसको करना है? बी को करना है। नहीं समझ रहे भाई? 18 दिन का काम था, 15 दिन तो ये करके ही चला गया। ठीक है, तो 3 दिन का काम, एक आध 3 दिन का काम किसको करना है? बी को करना, एक आध 3 दिन। अब इन दोनों की जो इफिशियंसी है देखिए, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, ए की 4 है और बी की 3 है। ठीक है, मतलब 12 काम है और करना किसको है? बी को करना है। तो 3 चौके 12, मतलब 4 दिन उसको काम करना है, 4 दिन काम करना है, मतलब वो कितने दिन बाद जुड़ेगा? 11 दिन बाद। कहानी तो पूरी है। ठीक है, देखिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, पहले मैं बेसिक से बता देता हूं। देखिए ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 18। बी कितने दिन में कर रहा है? 24। ठीक है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी? वर्क कितना हो जाएगा? इफिशियंसी डायरेक्ट अगर आप निकालते तो कितना हो जाता? 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, मतलब कितनी है ये? 72। तो ये 4 है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब इसको तो 15 दिन करना ही करना है, मतलब इसका काम, ए का जो काम है वो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 60 काम। अब जो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचेगा? 72 माइनस 60, मतलब कितना काम है? 12 काम। 12 काम इसको करना है, तो 12 काम करेगा तो दिन कितने लगेंगे इसको? दिन बराबर, मतलब कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। तो कब जुड़ेगा? कितने दिन बाद? 15 दिन तो काम ही चल रहा है, 4 दिन इसको करना है। कितने दिन बाद जुड़ेगा? कितने दिन बाद जुड़ेगा? 11 दिन के बाद। अब आप देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं ए अनुपात बी। सवाल क्या है पूछे, पूरा पढ़िए। देखिए 24 ए नहीं 18 ए, 18 ए बराबर कितना है? 24 बी, मतलब ए इज टू बी बराबर कितना है? 24 अनुपात 18, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 18 दिन था, 15 दिन तो इसने किया ही, तो ए का कितने दिन का काम है? 3 दिन का। इसको करवाना किससे है? 20 है। ठीक है, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, सॉरी एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? ए 4 काम, 4 काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा? बचा काम, शेष काम कितना है? शेष काम है 4 गुणे 3, मतलब कितना है? 12। करवाना 20 से है, मतलब कितने दिन में ये कर लेगा? 4 दिन में। और अगर ये 4 दिन में कर लेगा, मतलब जुड़ेगा कितने दिनों के बाद? 11 दिनों के बाद। अब मर्जी आपकी है, बेसिक से लगाना है तो आप ऐसे लगा लीजिए, डायरेक्ट लगाना है तो आप सवाल को पढ़ते पढ़ते भी कर सकते थे। 18 24, मतलब इसकी क्षमता है 4, उसकी क्षमता है 3, 18 दिन तो करना ही था, 15 दिन किया, मतलब 3 दिन का काम बचा है, तो 4 3 12, 12 काम 3 वाले से कराना, मतलब वो 4 दिन काम करेगा। 15 दिन काम कराना है, मतलब 4 दिन करेगा, मतलब वो जुड़ेगा कितने दिन बाद? 11 दिन के बाद। ठीक है, ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक टेबल का अंकित मूल्य 1880, 15% की छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य 15% कितना होता है? 3/20, मतलब कहानी क्या है? 20 से 17 की।
इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 1880, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 चौके 8, इस पे आप 94 का गुणा कर दीजिए, 17 चौके 68 की 8, 80 लाई 6, 17 नहीं है 153 और 6 159, उत्तर कितना हो जाएगा 1598 रुपए दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। सवाल अभी भी उन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सवालों को थोड़ा सा घुमा रहा है। सवाल थोड़ा सा जीडी से अभी जो सवाल आ रहे थे उससे थोड़े से ऊपर लेवल के जा रहे हैं, और जैसे ही सवाल ऊपर लेवल के जाते हैं सवाल को लगाने का तरीका उतना ही आसान हो जाता है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो सवाल देखने में जितना बड़ा और जितना कठिन दिखता है उसका हल उतना ही सरल और आसान हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।